नमस्कार दोस्तों। अब हम उस दार्शनिक के पास आ रहे हैं जिसने आधुनिक दर्शन की नींव को फिर से खड़ा किया। इस किताब का नाम है मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी और इसे लिखा है रेने डेकार्त ने। डेकार्त का उद्देश्य था एक ऐसा ज्ञान ढूंढना जो बिल्कुल निश्चित हो, जिस पर कोई भी संदेह न किया जा सके। वो मानता था कि जब तक हम अपनी सभी मान्यताओं को जांच नहीं लेते, तब तक हम सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो एक साहसी कदम उठाता है और ये तय करता है कि वो हर उस चीज पर संदेह करेगा जिस पर संदेह किया जा सकता है, ताकि वह एक ऐसा सत्य खोज सके जिस पर कोई भी शक न किया जा सके। डेकार्ट सबसे पहले इंद्रियों पर भरोसा करने की हमारी आदत पर सवाल उठाता है। हम दुनिया को अपनी आंखों, कानों और स्पर्श के माध्यम से जानते हैं, लेकिन वो कहता है कि इंद्रियां कई बार हमें धोखा देती हैं। दूर की चीज पास लगती है, सीधी छड़ी पानी में टेढ़ी दिखाई देती है, और सपनों में हमें सब कुछ वास्तविक लगता है, जबकि वो वास्तविक नहीं होता। अगर इंद्रियां कभी कभी धोखा देती हैं, तो हमें उनके ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह डेकार्ट हमारे अनुभवजन्य ज्ञान की नींव को हिला देता है। फिर वह एक और गहरा संदेह प्रस्तुत करता है, जिसे वह स्वप्न तर्क कहता है। वो पूछता है कि हमें कैसे पता चले कि हम अभी जाग रहे हैं और सपना नहीं देख रहे हैं। कई बार सपने इतने वास्तविक लगते हैं कि हमें अंतर ही समझ नहीं आता। अगर ऐसा है तो हमारी बहुत सी मान्यताएं जो हम जागृत अनुभव पर आधारित मानते हैं, वे भी संदिग्ध हो जाती हैं। इस बिंदु पर डेकार्ट लगभग सब कुछ संदेह के घेरे में ले आता है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह एक और चरम संभावना की कल्पना करता है, जिसे वह एक दुष्ट छलिया या ईविल डिसीवर कहता है। वह मान लेता है कि शायद कोई अत्यंत शक्तिशाली सत्ता है जो हमें हर समय धोखा दे रही है और हमें ऐसी दुनिया दिखा रही है जो वास्तव में नहीं है। अगर ऐसा हो तो गणित और तर्क जैसी चीजें भी संदिग्ध हो सकती हैं, क्योंकि वह सत्ता हमें गलत निष्कर्षों पर विश्वास करा सकती है। इस विचार के साथ डेकार्ट अपने संदेह को चरम सीमा तक ले जाता है, ताकि कोई भी संदेह से परे सत्य बचा रह जाए। अब इस गहरे संदेह के बीच डेकार्ट एक अद्भुत खोज करता है। वो कहता है कि चाहे वह जितना भी संदेह करे, एक बात निश्चित है कि वह संदेह कर रहा है। और यदि वह संदेह कर रहा है तो वह सोच रहा है, और यदि वह सोच रहा है तो वह अस्तित्व में है। इस तरह वह प्रसिद्ध निष्कर्ष तक पहुंचता है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह सत्य इतना स्पष्ट और निश्चित है कि इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यह ज्ञान का पहला अडिग आधार बन जाता है। इस निष्कर्ष के साथ डेकार्त दिखाता है कि आत्मा या मन का अस्तित्व शरीर से पहले और अधिक निश्चित रूप से जाना जा सकता है। वो कहता है कि भले ही हम अपने शरीर या बाहरी दुनिया पर संदेह करें, हम अपने सोचने के अनुभव पर संदेह नहीं कर सकते। इस तरह वो मन को शरीर से अलग एक स्वतंत्र और अधिक निश्चित सत्ता के रूप में स्थापित करता है। यही उसके द्वैतवाद की शुरुआत है, जहां मन और शरीर दो अलग प्रकार की चीजें मानी जाती हैं। अब डेकार्त ये पूछता है कि इस पहले सत्य से आगे कैसे बढ़ा जाए। वो स्पष्ट और विशद विचारों के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि जो भी विचार हमें उतनी ही स्पष्टता और निश्चितता से प्राप्त होते हैं जितनी मुझे अपने अस्तित्व के बारे में होती है, वे सत्य हैं। लेकिन वो ये भी समझता है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमें धोखा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की ओर बढ़ता है, ताकि वो ये दिखा सकें कि एक पूर्ण और सत्यनिष्ठ ईश्वर हमें धोखा नहीं देगा। वो ईश्वर के अस्तित्व के लिए एक तर्क प्रस्तुत करता है, जिसे कारणता के सिद्धांत पर आधारित कहा जा सकता है। वो कहता है कि हमारे भीतर पूर्णता का विचार है, लेकिन हम स्वयं अपूर्ण हैं। इसलिए ये विचार हमारे भीतर से उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका कारण कोई पूर्ण सत्ता ही हो सकती है, जो स्वयं ईश्वर है। इस प्रकार वो ईश्वर के अस्तित्व को हमारे विचारों की प्रकृति से निकालता है। ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने के बाद डेकार्त ये तर्क देता है कि एक पूर्ण और सत्यनिष्ठ ईश्वर हमें लगातार धोखा नहीं देगा। इसलिए जो भी हम स्पष्ट और विशद रूप से समझते हैं, वो सत्य है। इस प्रकार वो संदेह से ज्ञान की ओर वापस लौटता है और एक मजबूत आधार स्थापित करता है, जिस पर विज्ञान और दर्शन दोनों खड़े हो सकते हैं। मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी की इस यात्रा का पहला चरण हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए हमें साहस के साथ अपनी सभी मान्यताओं पर प्रश्न करना होगा। डेकार्त हमें ये दिखाता है कि संदेह विनाश नहीं करता, बल्कि वो हमें एक ऐसे अडिग आधार तक पहुंचाता है जहां से हम निश्चित ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। यही उसकी पद्धति का मूल है और यही आधुनिक दर्शन की शुरुआत है। डेकार्ट अब अपने पहले निश्चित सत्य से आगे बढ़ते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि मन की प्रकृति क्या है
और हम अपने अस्तित्व को किस रूप में जानते हैं। वो कहता है कि जब वो ये निष्कर्ष निकालता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो वो केवल ये नहीं कह रहा कि वो मौजूद है, बल्कि वो ये भी समझ रहा है कि वो किस रूप में मौजूद है। वो शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक सोचने वाली सत्ता के रूप में स्वयं को पहचानता है। वो कहता है कि वो एक ऐसी चीज है जो संदेह करती है, समझती है, स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है, चाहती है, कल्पना करती है और महसूस करती है। इन सभी क्रियाओं का आधार मन है और इन्हीं के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को सबसे स्पष्ट रूप में जानते हैं। वो ये भी स्पष्ट करता है कि शरीर के अस्तित्व पर संदेह किया जा सकता है क्योंकि वो इंद्रियों पर निर्भर है, लेकिन मन के अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि संदेह करना भी एक मानसिक क्रिया है। इस प्रकार डेकार्ट मन को प्राथमिक और शरीर को द्वितीयक मानता है। वो ये दिखाना चाहता है कि ज्ञान का सबसे निश्चित आधार मन की स्पष्ट अनुभूति है, न कि बाहरी दुनिया का अनुभव। यही कारण है कि वो ज्ञान की नींव को भीतर की ओर स्थापित करता है। अब वो अपने विचारों की प्रकृति पर ध्यान देता है और उन्हें 3 प्रकारों में विभाजित करता है: जन्मजात विचार, कल्पना से बने विचार और बाहरी अनुभव से आए विचार। वो कहता है कि कुछ विचार ऐसे हैं जो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, जैसे गणितीय सत्य और पूर्णता की धारणा। कुछ विचार हम स्वयं बनाते हैं, जैसे कल्पना में बनी चीजें, और कुछ विचार हमें बाहर से मिलते प्रतीत होते हैं, जैसे रंग और ध्वनि। इस विभाजन के माध्यम से डेकार्ट ये समझने की कोशिश करता है कि कौन से विचार विश्वसनीय हैं और कौन से नहीं। वो विशेष रूप से पूर्णता के विचार पर ध्यान देता है और कहता है कि हमारे भीतर एक ऐसे पूर्ण अस्तित्व का विचार है जो हमसे कहीं अधिक परिपूर्ण है। वो तर्क देता है कि ये विचार हमारे जैसे अपूर्ण प्राणी से उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए इसका कारण कोई ऐसा अस्तित्व होना चाहिए जो वास्तव में पूर्ण हो, और वही ईश्वर है। इस प्रकार वो अपने भीतर के विचार से ईश्वर के अस्तित्व की ओर बढ़ता है। इसके बाद डेकार्त ये तर्क करता है कि ईश्वर पूर्ण है और पूर्णता में धोखा देना शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि धोखा देना एक कमी या दोष है। इसलिए ईश्वर हमें धोखा नहीं देगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम किसी बात को स्पष्ट और विशद रूप से समझते हैं तो वो सत्य है, क्योंकि ईश्वर हमें उस स्पष्टता में भ्रमित नहीं करेगा। इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व ज्ञान की विश्वसनीयता की गारंटी बन जाता है। अब डेकार्ट ये भी समझाता है कि त्रुटि कैसे होती है। वो कहता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन हमारी इच्छा असीमित है। जब हम अपनी समझ की सीमा से आगे जाकर निर्णय लेते हैं, तब हम गलती करते हैं। यदि हम केवल उन बातों पर विश्वास करें जिन्हें हम स्पष्ट और विशद रूप से समझते हैं, तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार वो त्रुटि को हमारी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग से जोड़ता है। इस चरण में मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी हमें ये दिखाती है कि संदेह से निश्चितता तक की यात्रा केवल एक शुरुआत थी। अब डेकार्ट ने मन की प्रकृति, ईश्वर के अस्तित्व और ज्ञान की विश्वसनीयता के आधार को स्थापित कर दिया है। वो हमें ये सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने विचारों की जांच करनी होगी और केवल उसी को स्वीकार करना होगा जो स्पष्ट और विशद हो। यही उसकी दार्शनिक पद्धति का दूसरा चरण है और यही वो आधार है जिस पर आगे वो बाहरी दुनिया और शरीर के अस्तित्व को सिद्ध करेगा। डेकार्त अब अपनी खोज को और आगे बढ़ाते हुए ये दिखाना चाहता है कि ईश्वर के अस्तित्व की स्थापना के बाद ज्ञान की पूरी संरचना कैसे खड़ी की जा सकती है। वो ये मान चुका है कि ईश्वर एक पूर्ण और सत्यनिष्ठ सत्ता है जो उसे धोखा नहीं देगी, और इसलिए जो कुछ वो स्पष्ट और विशद रूप से समझता है वो सत्य है। अब वो अपने विचारों की उत्पत्ति और बाहरी दुनिया के अस्तित्व की ओर मुड़ता है और पूछता है कि जो विचार हमें इंद्रियों से आते प्रतीत होते हैं, क्या वे वास्तव में किसी बाहरी वस्तु से उत्पन्न होते हैं या केवल मन की रचना है। वो कहता है कि हमारे भीतर कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते, जैसे प्रकाश की चमक या ध्वनि का अनुभव। ये विचार हमारे मन में अपने आप आते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कारण हमारे बाहर कुछ है, लेकिन केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संभव है कि ईश्वर ही हमें ये अनुभव दे रहा हो। इसलिए डेकार्त ये सिद्ध करना चाहता है कि बाहरी वस्तुएं वास्तव में मौजूद हैं और हमारे इंद्रिय अनुभव उनके कारण उत्पन्न होते हैं।
इस प्रकार बाहरी दुनिया का अस्तित्व फिर से स्थापित होता है, लेकिन अब एक अधिक मजबूत दार्शनिक आधार पर। अब डेकार्त शरीर और मन के संबंध पर आता है। वो कहता है कि मन एक सोचने वाली सत्ता है और शरीर एक विस्तृत और भौतिक सत्ता है। दोनों की प्रकृति अलग है, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो ये भी स्वीकार करता है कि हम अपने शरीर के साथ इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि हमें भूख, दर्द और आनंद का अनुभव होता है। ये अनुभव हमें ये दिखाते हैं कि मन और शरीर के बीच एक प्रकार का संबंध है, भले ही वे अलग प्रकार की वस्तुएं हों। वो ये भी स्पष्ट करता है कि इंद्रियां हमें हमेशा पूरी तरह सटीक ज्ञान नहीं देती, लेकिन उनका उद्देश्य हमें जीवित रखना है। दर्द हमें नुकसान से बचने के लिए चेतावनी देता है और आनंद हमें उपयोगी चीजों की ओर ले जाता है। इसलिए इंद्रियों का कार्य सत्य का सटीक प्रतिनिधित्व करना नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना है। ये विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि इंद्रिय ज्ञान क्यों कभी-कभी गलत हो सकता है और फिर भी उपयोगी होता है। अब डेकार्त स्पष्ट और विशद ज्ञान की अपनी कसौटी को फिर से दोहराता है और कहता है कि गणित और ज्यामिति जैसे विषय इसलिए निश्चित हैं क्योंकि वे मन के स्पष्ट विचारों पर आधारित हैं। बाहरी दुनिया का ज्ञान उतना निश्चित नहीं है, लेकिन ईश्वर की सत्यनिष्ठा के कारण वो विश्वसनीय है। इस प्रकार वो ज्ञान के विभिन्न स्तरों को व्यवस्थित करता है और दिखाता है कि कौन सा ज्ञान पूर्ण निश्चित है और कौन सा संभाव्य है। इस चरण में मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी हमें ये दिखाती है कि संदेह से शुरू होकर डेकार्त ने कैसे मन, ईश्वर और बाहरी दुनिया के अस्तित्व को स्थापित किया। उसने ये दिखाया कि ज्ञान की नींव भीतर से शुरू होती है, लेकिन अंततः बाहर की दुनिया तक पहुंचती है। उसकी पद्धति हमें यह सिखाती है कि यदि हम स्पष्टता और सावधानी से सोचें तो हम निश्चितता के साथ ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये दर्शन आधुनिक विज्ञान और तर्क की दिशा को निर्धारित करता है और हमें ये समझने का एक नया तरीका देता है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। डेकार्त अब अपनी जांच को और सूक्ष्म बनाता है और ये दिखाता है कि मन, शरीर और बाहरी वस्तुओं के बीच जो संबंध हम अनुभव करते हैं, उसे कैसे समझा जाए। वो स्वीकार करता है कि यद्यपि मन और शरीर दो भिन्न प्रकार की सत्ताएं हैं, फिर भी वे एक ही मनुष्य में गहरे जुड़े हुए हैं। हम केवल अपने शरीर को बाहर से देखने वाले प्रेक्षक नहीं हैं, बल्कि हम उसके साथ जुड़े हुए अनुभव करते हैं। जब शरीर को चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। जब शरीर भूखा होता है तो हमें भूख का अनुभव होता है। ये अनुभव हमें दिखाते हैं कि मन और शरीर के बीच एक प्रकार का एकत्व है, भले ही उनका स्वरूप अलग हो। वो ये भी स्पष्ट करता है कि इंद्रियां हमें वस्तुओं का सटीक स्वरूप नहीं देती, बल्कि वे हमें ये बताती हैं कि हमारे लिए क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसका रंग और आकार अनुभव करते हैं, लेकिन ये गुण वस्तु के भीतर वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें देखते हैं, बल्कि वे हमारे इंद्रियों और वस्तु के परस्पर संबंध से उत्पन्न होते हैं। डेकार्त यहाँ ये अंतर स्थापित करता है कि गणितीय गुण जैसे आकार और विस्तार वस्तुओं के वास्तविक गुण हैं, जबकि रंग और स्वाद जैसे गुण हमारे अनुभव पर निर्भर करते हैं। अब वो त्रुटि के विषय पर फिर लौटता है और दिखाता है कि हम बाहरी दुनिया के बारे में गलतियां क्यों करते हैं। वो कहता है कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं और कभी-कभी परिस्थितियों के कारण हमें भ्रमित कर सकती हैं, जैसे दूर की चीज छोटी लगती है या पानी में डूबी हुई वस्तु मुड़ी हुई दिखती है। लेकिन ये त्रुटि हमारी प्रकृति की कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे शरीर की सीमाओं का परिणाम है। यदि हम अपने निर्णयों में सावधानी बरतें और केवल उन बातों पर विश्वास करें जिन्हें हम स्पष्ट और विशद रूप से समझते हैं, तो हम गलती से बच सकते हैं। डेकार्त ये भी बताता है कि मनुष्य की प्रकृति में एक प्रकार की एकता है, जिसमें मन और शरीर मिलकर कार्य करते हैं। हम केवल एक सोचने वाली सत्ता नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी है जो दुनिया के साथ क्रिया करता है। ये एकता हमें दुनिया के साथ जोड़ती है और हमें जीवन की दिशा देती है। इस प्रकार वो अपने द्वैतवाद को एक व्यावहारिक दृष्टि से संतुलित करता है, जहां मन और शरीर अलग होते हुए भी एक साथ कार्य करते हैं। अब वो ये दिखाता है कि ज्ञान की प्रक्रिया में हमें किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें अपने निर्णयों को स्पष्ट और विशद विचारों तक सीमित रखना चाहिए और जहां संदेह हो वहां निर्णय को स्थगित करना चाहिए। ये सावधानी हमें गलत निष्कर्षों से बचाती है और हमें सत्य के करीब ले जाती है। डेकार्त की ये पद्धति हमें तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। इस चरण में मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी ये स्पष्ट कर देती है कि डेकार्त का दर्शन केवल संदेह और आत्मा के अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी ज्ञान प्रणाली को पुनर्निर्मित करने का प्रयास है।
उसने ये दिखाया कि मन, शरीर और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को समझकर हम एक संतुलित और विश्वसनीय ज्ञान प्रणाली बना सकते हैं। यही उसका लक्ष्य है और यही उसकी पद्धति की शक्ति है। देकार्त अब अपनी पूरी पद्धति को और गहराई से व्यवस्थित करता है और ये दिखाता है कि उसके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत ज्ञान की एक स्थायी संरचना कैसे बनाते हैं। वो कहता है कि जब हमने ये सिद्ध कर लिया कि हम एक सोचने वाली सत्ता हैं और एक पूर्ण तथा सत्यनिष्ठ ईश्वर का अस्तित्व है, तो अब हमारे पास एक ऐसा आधार है जिस पर हम निश्चित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये आधार हमें ये भरोसा देता है कि स्पष्ट और विशद विचारों के माध्यम से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं और ये कि हमारे विचार केवल भ्रम नहीं है बल्कि वास्तविकता से जुड़े हुए हैं। अब देकार्त ये स्पष्ट करता है कि गणित और ज्यामिति जैसे विषय इतने निश्चित क्यों हैं। वो कहता है कि इन विषयों में हम केवल उन गुणों पर विचार करते हैं जो वस्तुओं के लिए आवश्यक हैं, जैसे आकार, विस्तार, संख्या और गति। ये गुण मन के स्पष्ट विचारों से समझे जा सकते हैं और इसलिए इनमें कोई संदेह नहीं होता। इस प्रकार गणित एक आदर्श ज्ञान का उदाहरण बन जाता है जहां स्पष्टता और निश्चितता दोनों मौजूद हैं। देकार्त चाहता है कि हम इसी प्रकार की स्पष्टता को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाएं। वो अब ये भी दिखाता है कि विज्ञान कैसे संभव है। यदि बाहरी दुनिया वास्तव में मौजूद है और उसके गुण गणितीय नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम प्रकृति को समझ सकते हैं और उसके नियमों की खोज कर सकते हैं। इस प्रकार देकार्त का दर्शन आधुनिक विज्ञान के लिए एक आधार तैयार करता है जहां प्रकृति को एक गणितीय और यांत्रिक प्रणाली के रूप में समझा जाता है। ये दृष्टिकोण बाद में वैज्ञानिक क्रांति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। अब वो मन और शरीर के संबंध को और स्पष्ट करता है और ये बताता है कि शरीर एक प्रकार की मशीन की तरह कार्य करता है जिसके नियम भौतिक हैं, जबकि मन एक सोचने वाली सत्ता है जो स्वतंत्र है। ये विचार शरीर को प्राकृतिक नियमों के अधीन रखता है और मन को चेतना और विचार का केंद्र बनाता है। इस प्रकार देकार्त ने मनुष्य की एक ऐसी छवि प्रस्तुत की जिसमें वो एक साथ भौतिक और मानसिक दोनों है। वो ये भी स्वीकार करता है कि मन और शरीर के इस संबंध को पूरी तरह समझना कठिन है, लेकिन वो ये मानता है कि उनका संबंध वास्तविक है और अनुभव में स्पष्ट है। हम अपने शरीर के माध्यम से दुनिया के साथ संपर्क करते हैं और अपने मन के माध्यम से उसे समझते हैं। ये दोहरा स्वरूप ही मनुष्य की विशेषता है और यही उसे अन्य वस्तुओं से अलग बनाता है। देकार्त की इस पद्धति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि वो ज्ञान को एक नई दिशा देता है जिसमें संदेह को शुरुआत के रूप में उपयोग किया जाता है और स्पष्टता को लक्ष्य के रूप में रखा जाता है। वो हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने विचारों को सावधानी से जांचें और केवल उन पर विश्वास करें जो स्पष्ट और निश्चित हैं, तो हम एक मजबूत और विश्वसनीय ज्ञान प्रणाली बना सकते हैं। इस चरण में मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी ये दिखाती है कि देकार्त का दर्शन केवल आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि वो विज्ञान, नैतिकता और ज्ञान की पूरी संरचना को प्रभावित करता है। उसने एक ऐसा तरीका दिया जिसके माध्यम से हम सत्य की खोज कर सकते हैं और अपनी समझ को अधिक स्पष्ट और निश्चित बना सकते हैं। यही उसकी पद्धति की शक्ति है और यही उसकी पुस्तक का स्थायी महत्व है। डेकार्ट अब अपनी दार्शनिक यात्रा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ता है और यह दिखाता है कि उसकी पद्धति केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा मन एक सोचने वाली सत्ता है और हमारा शरीर एक भौतिक संरचना है, तब हम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ देख सकते हैं। हम ये पहचानते हैं कि हमारी इच्छाएं, भावनाएं और संवेदनाएं शरीर से जुड़ी हैं, लेकिन हमारे निर्णय और तर्क मन से आते हैं। इस प्रकार वो मनुष्य के भीतर एक ऐसी संरचना प्रस्तुत करता है जिसमें तर्क और भावना दोनों का स्थान है। अब डेकार्ट ये भी स्पष्ट करता है कि हमें अपने निर्णयों में संयम और सावधानी रखनी चाहिए। चूंकि हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए हमें केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करना चाहिए जिन्हें हम स्पष्ट और विशद रूप से समझते हैं। जहां संदेह हो, वहां हमें निर्णय को रोक देना चाहिए। ये आदत हमें गलतियों से बचाती है और हमें सत्य के करीब ले जाती है। ये दृष्टिकोण केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ये हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकता है। वो ये भी बताता है कि इंद्रियों का उपयोग हमें जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए किया गया है। वे हमें ये बताते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हानिकारक। हालांकि वे हमेशा पूर्ण सत्य नहीं देती, लेकिन वे हमारे शरीर की रक्षा करने में सहायक हैं। इसलिए हमें इंद्रियों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझदारी से उपयोग करना चाहिए
और उनके अनुभव को तर्क के साथ संतुलित करना चाहिए। डेकार्ट इस बात पर भी जोर देता है कि ईश्वर की अवधारणा हमें एक नैतिक आधार देती है। यदि ईश्वर सत्यनिष्ठ है तो हमें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। इस प्रकार उसका दर्शन केवल ज्ञान का सिद्धांत नहीं बल्कि नैतिक जीवन के लिए भी एक दिशा प्रदान करता है। अब वो ये निष्कर्ष निकालता है कि मनुष्य का जीवन दो स्तरों पर चलता है। एक स्तर पर हम भौतिक दुनिया का हिस्सा हैं और दूसरे स्तर पर हम सोचने और समझने वाली सत्ता है। इन दोनों स्तरों के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की समझ है। जब हम अपने मन की स्पष्टता और अपने शरीर की आवश्यकताओं दोनों को समझते हैं, तब हम एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी के इस चरण में डेकार्ट हमें यह दिखाता है कि उसकी पद्धति केवल संदेह और तर्क का खेल नहीं है, बल्कि वो हमें एक स्पष्ट और जिम्मेदार जीवन की ओर ले जाती है। उसने ये सिद्ध किया कि निश्चित ज्ञान संभव है और ये भी दिखाया कि उस ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। यही उसकी पुस्तक का अंतिम संदेश है और यही आधुनिक दर्शन के लिए उसका सबसे बड़ा योगदान है। डेकार्ट अब अपनी पूरी दार्शनिक यात्रा को और व्यापक दृष्टि से देखता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पद्धति ने मनुष्य की सोच को किस तरह बदल दिया है। उसने ये दिखाया कि ज्ञान की शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से होती है और ये कि निश्चितता का आधार हमारी सोच की स्पष्टता में है। इस दृष्टिकोण ने मनुष्य को ये शक्ति दी कि वो अपने ज्ञान की नींव को स्वयं जांच सके और अंधविश्वास या परंपरा पर निर्भर रहने की आवश्यकता न रहे। ये आधुनिक सोच की शुरुआत है जहां व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज करता है। वो ये भी स्पष्ट करता है कि संदेह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, बल्कि वो एक साधन है जो हमें भ्रम से मुक्त करता है। जब हम बिना जांचे किसी बात को स्वीकार करते हैं तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसे प्रश्नों के माध्यम से परखते हैं तो हम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। डेकार्ट के लिए संदेह विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का माध्यम है, क्योंकि वो हमें उन मान्यताओं से मुक्त करता है जो अस्थिर हैं और हमें उन सत्यों तक पहुंचाता है जो अडिग है। अब वो ये दिखाता है कि उसकी पद्धति ने विज्ञान को भी एक नया आधार दिया है। यदि दुनिया एक गणितीय और यांत्रिक प्रणाली है और यदि हम उसे स्पष्ट और विशद विचारों के माध्यम से समझ सकते हैं, तो विज्ञान प्रकृति के नियमों की खोज कर सकता है और उन्हें गणितीय रूप में व्यक्त कर सकता है। ये दृष्टिकोण बाद में भौतिकी और अन्य विज्ञानों में दिखाई देता है, जहां प्रकृति को नियमों और समीकरणों के माध्यम से समझा जाता है। डेकार्ट ये भी स्वीकार करता है कि उसकी पद्धति के कुछ प्रश्न अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे मन और शरीर के बीच सटीक संबंध का तंत्र। लेकिन वो ये मानता है कि ये अपूर्णता उसकी पद्धति की कमजोरी नहीं बल्कि मानव ज्ञान की सीमा है। महत्वपूर्ण ये है कि उसने एक ऐसा ढांचा दिया जिसके माध्यम से हम इन प्रश्नों की जांच कर सकते हैं और धीरे धीरे अधिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। वो मनुष्य की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर भी विचार करता है और कहता है कि चूंकि हम सोचने और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। हमें अपने ज्ञान का उपयोग सावधानी और ईमानदारी से करना चाहिए ताकि हम स्वयं और दूसरों के लिए लाभकारी निर्णय ले सकें। इस प्रकार उसका दर्शन नैतिक जिम्मेदारी के विचार को भी मजबूत करता है। इस चरण में मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी ये स्पष्ट करती है कि डेकार्ट का दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और नैतिक भी है। उसने मनुष्य को यह सिखाया कि वो अपने ज्ञान को स्वयं जांचे, अपने विचारों को स्पष्ट करे और अपने निर्णयों में सावधानी बरते। यही आधुनिक बौद्धिक जीवन का आधार है और यही डेकार्ट की स्थायी विरासत है। डेकार्ट अब अपनी विचारधारा के प्रभाव और उसके व्यापक परिणामों को और स्पष्ट रूप से सामने रखता है और ये दिखाता है कि उसकी पद्धति केवल एक दार्शनिक प्रयोग नहीं बल्कि मानव ज्ञान के पूरे इतिहास में एक परिवर्तन का बिंदु है। उसने ये स्थापित किया कि सत्य की खोज किसी बाहरी अधिकार पर निर्भर नहीं है बल्कि व्यक्ति की अपनी बुद्धि और स्पष्ट सोच पर निर्भर है। इस विचार ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी कि वो परंपराओं और मान्यताओं से परे जाकर स्वयं सत्य की खोज करे और अपनी समझ को विकसित करे। वो ये भी दिखाता है कि जब हम अपने ज्ञान की नींव को भीतर स्थापित करते हैं तो हम एक अधिक स्थिर और विश्वसनीय आधार प्राप्त करते हैं। यदि हम केवल इंद्रियों या परंपरा पर निर्भर रहें तो हमारा ज्ञान बदल सकता है, लेकिन यदि हम अपने स्पष्ट और विशद विचारों पर आधारित ज्ञान बनाते हैं तो वो अधिक निश्चित और स्थायी होता है। यही कारण है कि डेकार्ट गणित को ज्ञान का आदर्श मानता है, क्योंकि उसमें स्पष्टता और निश्चितता दोनों होती हैं। अब डेकार्ट ये समझाता है कि इस पद्धति का प्रभाव केवल दर्शन और विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो सकता है। जब हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और सावधानी लाते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित और समझदारी से जीते हैं।
ये पद्धति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने विचारों को जांचना चाहिए और केवल उसी को स्वीकार करना चाहिए जो स्पष्ट और तर्कसंगत हो। वो ये भी स्वीकार करता है कि मनुष्य की प्रकृति जटिल है और हम हमेशा पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होते। हमारे भीतर भावनाएं, इच्छाएं और शरीर की आवश्यकताएं भी होती हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें अपने तर्क और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना सीखना चाहिए। ये संतुलन ही हमें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। डेकार्ट इस बात पर भी जोर देता है कि ज्ञान की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है। हम एक बार में सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन हम धीरे धीरे अपने ज्ञान को सुधार सकते हैं और अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। ये निरंतर प्रयास ही हमें प्रगति की ओर ले जाता है और हमें नई खोजों और नए विचारों के लिए प्रेरित करता है। मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी के इस चरण में डेकार्ट हमें ये सिखाता है कि सोच की स्पष्टता, आत्मचिंतन और तर्कसंगतता के माध्यम से हम अपने ज्ञान को मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। उसने हमें एक ऐसी पद्धति दी है जो केवल दर्शन तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। डेकार्ट अब अपनी पूरी यात्रा को समेटते हुए ये दिखाता है कि उसने संदेह से शुरू करके निश्चितता तक कैसे पहुंच बनाई और इस प्रक्रिया में मानव ज्ञान की एक नई नींव कैसे रखी। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है और कि स्पष्ट और विशद विचार ही सत्य की पहचान का सबसे मजबूत मानदंड है। इस तरह उसने एक ऐसी पद्धति दी जिसमें हम अपने विश्वासों को बिना जांचे स्वीकार नहीं करते बल्कि उन्हें जांचते, परखते और केवल उसी को स्वीकार करते हैं जो पूरी तरह स्पष्ट हो। वो ये भी बताता है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक सत्य खोजना नहीं बल्कि मनुष्य को एक स्थिर और निश्चित आधार देना है जिस पर वो अपना जीवन और अपना ज्ञान दोनों बना सके। जब हमारे पास ये निश्चितता होती है कि हम सोचने वाली सत्ता है और कि ईश्वर सत्यनिष्ठ है, तो हमें ये विश्वास मिलता है कि हमारी स्पष्ट समझ विश्वसनीय है और हम अपने ज्ञान पर भरोसा कर सकते हैं। ये विश्वास हमें अराजक संदेह से बाहर निकालकर एक व्यवस्थित ज्ञान की ओर ले जाता है। अब डेकार्ट ये भी स्पष्ट करता है कि संदेह का उद्देश्य हमेशा के लिए संदेह में रहना नहीं था बल्कि एक ऐसे बिंदु तक पहुंचना था जहां से हम निश्चितता के साथ आगे बढ़ सकें। जब हमने ये आधार प्राप्त कर लिया तो अब हमें संदेह को पीछे छोड़कर ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। ये परिवर्तन ही उसकी पद्धति की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि उसने संदेह को विनाश का नहीं बल्कि निर्माण का साधन बना दिया। वो ये भी दिखाता है कि मन और शरीर के बीच भेद को समझने से हम अपनी प्रकृति को बेहतर समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन हमारा मन स्वतंत्र है और विचार करने में सक्षम है। इस समझ से हमें ये भी पता चलता है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को तर्क और समझ के अनुसार दिशा दे सकते हैं। डेकार्ट ये भी स्वीकार करता है कि उसकी पद्धति के बावजूद कुछ प्रश्न हमेशा खुले रहेंगे और ये मानव ज्ञान की सीमा का हिस्सा है, लेकिन वो ये मानता है कि जब तक हमारे पास स्पष्ट और विशद विचारों की कसौटी है तब तक हम इन प्रश्नों की जांच करते रह सकते हैं और धीरे धीरे अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। यही वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रगति का मार्ग है। मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी के इस चरण में डेकार्ट हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जिसमें हम अपने ज्ञान के प्रति आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों रखते हैं। हम जानते हैं कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी सीमाएं हैं। यही संतुलन हमें एक परिपक्व और जिम्मेदार सोच की ओर ले जाता है और यही उसकी पुस्तक का गहरा संदेश है। डेकार्ट अब अपनी पूरी दार्शनिक यात्रा को अंतिम रूप से समेटता है और हमें ये दिखाता है कि उसकी मेडिटेशंस केवल संदेह और तर्क की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे बौद्धिक जागरण की प्रक्रिया है जो मनुष्य को अपनी सोच की शक्ति का एहसास कराती है। उसने हमें ये सिखाया कि हम बिना जांचे किसी बात को सत्य ना माने बल्कि अपने भीतर जाकर ये देखें कि हम वास्तव में क्या स्पष्ट और निश्चित रूप से जानते हैं। इस प्रकार उसने ज्ञान की शुरुआत बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे अपने मन में स्थापित की और ये दिखाया कि हमारी सोच ही वो पहला और सबसे निश्चित आधार है जिस पर हम सब कुछ बना सकते हैं। वो ये स्पष्ट करता है कि इस पूरी यात्रा का केंद्र एक बहुत सरल लेकिन गहरा सत्य है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यही वो बिंदु है जहां से निश्चितता की शुरुआत होती है और यही वो आधार है जिस पर ईश्वर के अस्तित्व और बाहरी दुनिया की वास्तविकता का निर्माण किया गया। इस एक सत्य के माध्यम से डेकार्ट ने यह दिखाया कि हम संदेह से भी सत्य तक पहुंच सकते हैं और कि संदेह स्वयं एक रास्ता है जो हमें स्पष्टता की ओर ले जाता है। अब वो ये भी बताता है कि स्पष्ट और विशद विचारों की कसौटी हमें हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दे सकती है, चाहे वो विज्ञान हो, नैतिकता हो या दैनिक जीवन। जब हम केवल उन बातों को स्वीकार करते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से समझते हैं तो हम भ्रम से बचते हैं और अपने निर्णयों को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। यह आदत हमें एक अनुशासित सोच की ओर ले जाती है और हमें गलतियों से बचाती है। डेकार्ट ये भी स्वीकार करता है कि मनुष्य पूर्ण नहीं है और उसकी समझ सीमित है, लेकिन यही सीमा हमें सावधानी और विनम्रता सिखाती है।
हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन जो कुछ हम स्पष्ट रूप से जानते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। इस प्रकार उसका दर्शन हमें न तो अहंकार की ओर ले जाता है और न ही निराशा की ओर, बल्कि एक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण देता है, जिसमें हम अपनी क्षमता और अपनी सीमा दोनों को पहचानते हैं। वो ये भी बताता है कि मन और शरीर के बीच का संबंध हमारे जीवन की वास्तविकता का हिस्सा है और हमें दोनों को समझकर अपने जीवन को संतुलित करना चाहिए। हम केवल सोचने वाली सत्ता नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी भी हैं जो दुनिया के साथ क्रिया करता है। इसलिए हमें अपने शरीर की आवश्यकताओं और अपने मन की स्पष्टता दोनों का ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी इस प्रकार एक ऐसे बिंदु पर समाप्त होती है जहां हम अपने ज्ञान के प्रति अधिक जागरूक, अधिक सावधान और अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। डेकार्त हमें ये सिखाता है कि सत्य की खोज एक यात्रा है जो संदेह से शुरू होकर स्पष्टता और निश्चितता तक पहुंचती है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण साधन हमारी अपनी सोच है। यही उसकी पुस्तक का अंतिम संदेश है और यही आधुनिक दर्शन के लिए उसका सबसे बड़ा योगदान है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिला दिया, अगर डेकार्ट की इस यात्रा ने आपको यह महसूस कराया कि सच्चाई की शुरुआत आपके अपने सोचने से होती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये इस बात की स्वीकृति है कि आप सोचने के लिए रुके। इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी और को भी अपने विचारों पर सवाल करने की हिम्मत मिल जाए। और अगर आप ऐसी ही गहरी, ईमानदार और बौद्धिक यात्राएं आगे भी सुनना चाहते हैं तो माई गैलेक्सी टूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माई गैलेक्सी टूर पर हम जवाब नहीं थोपते, हम सोचने की आदत बदलते हैं। धन्यवाद माई गैलेक्सी टूर के साथ इस दार्शनिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।